कहानी के प्रमुख पात्र डॉक्टर भटनागर है। कुछ महीने पहले उनके अचानक लापता होने की खबर समाचार पत्रों में पड़ी, पर उसके बाद उनकी कोई भी जानकारी न मिली। एक दिन रात के 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बजी और आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठे और दरवाज़ा खोलने गए। उन्हें पता था कि किसी मरीज़ को देखने जाना हो तो उन्हें घर बुलाने आते थे। कोई मरीज़ सीरियस हो तो अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता था। इसका कारण डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। इसका उन्हें कभी बुरा नहीं लगता, बल्कि खुशी से वह चले जाते। किसी से उन्हें फीस मिले या न मिले, इनकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। उस रात भी वह उठे, गाउन पहनाया और दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। वैसे तो 1-2 घंटे में वे लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि अस्पताल समय पर पहुंचना उनकी आदत थी। डॉक्टर भटनागर की पत्नी जिस दिन भटनागर जी रात को गए, उस रात जाग रही थी, बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। लेकिन अब जब सुबह देर तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तो वह चिंतित हुई। उन्होंने सोचा कि मरीजों की हालत गंभीर होगी, इसलिए डॉक्टर साहब नहीं आए। पर उनकी हैरानी तब बढ़ गई जब मरीज़ घर पर पूछने आने लगे। उन्होंने मित्रों और अन्य संबंधियों को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, परंतु कोई जानकारी नहीं मिली। बस यह भी मान बैठी कि शायद डॉक्टर साहब किसी दूर गाँव गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। शाम तक डॉक्टर साहब नहीं आए तो उन्होंने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। पुलिस भी हैरान हो गई कि डॉक्टर साहब इस तरह गायब कैसे हुए। पुलिस ने चारों ओर खोज शुरू की, वायरलेस से संदेश भेजे। यह खबर शहर भर में बिजली की तरह फैल गई। डॉक्टर साहब की पत्नी पुलिस को इतना ही बता सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर बड़े पहियों के निशान देखे थे, जिससे वे ट्रक या बस में गए हो ऐसा मालूम हो रहा था। मोहल्ले वालों से भी कुछ पता न चला। पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना दी कि कहीं कोई एक्सीडेंट की जानकारी मिले तो तुरंत सूचित किया जाए। कई दिन बीत गए पर कोई सूचना न मिली। डॉक्टर साहब का कोई शत्रु भी नहीं था, इसलिए यह शंका भी न थी कि उनकी हत्या की गई हो। पुलिस सिर्फ 2 बातों पर विचार कर रही थी। पहला यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो ताकि वह उनकी पत्नी से मोटी रकम मांग सके। दूसरा यह कि कोई डाकू दल किसी डाकू का इलाज करने हेतु ले गए हो। डॉक्टर साहब के इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से पुलिस भी परेशान और लोग भी भयभीत हो गए थे। इस डर के कारण समाचार पत्रों ने भी इस समाचार को छापना बंद किया था। श्रीमती भटनागर निराश हो गई, क्योंकि कई महीने बीत गए। रोज़ सुबह उठकर दरवाजे पर आकर खड़ी होती और डॉक्टर साहब का इंतज़ार करती। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। कई महीने बाद श्रीमती भटनागर ने फिर वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान दरवाजे पर देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए होंगे, पर नहीं, डॉक्टर साहब नहीं आए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस का एक दल उनके घर आया। खोज जारी हुई। पुलिस ने गाड़ी के निशान देखे, पर उससे अंदाज़ा न लगा पाए। उन्हें एक बंद लिफाफा मिला, जिस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। लिफाफे में एक सीडी भी थी। उसे सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही उसमें डॉक्टर भटनागर की आवाज़ सुनते ही सभी लोग चकित रह गए। डॉक्टर भटनागर ने अपनी सीढ़ी में लोगों से यह बातें कही, तुम लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद यह भी सोचा होगा कि मैं मर गया हूँ, पर मैं जिंदा हूँ और एकदम ठीक हूँ। धरती से करोड़ों मील दूर एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारे सूर्य जैसे अनेक सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। वहाँ पर रहने वाले लोग कई गुना ज़्यादा आगे बढ़े हैं। मुझे इस ग्रह पर आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर रहने का बहुत दुख है, पर इस बात से मैं खुश भी हूँ कि मेरा यह शक कि दुनिया में सिर्फ हम ही है खत्म हुआ। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस बात से पृथ्वी के लोग कुछ पाठ सीखेंगे। मैं यहाँ कैसे आया यह तुम्हें बताता हूँ। इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से अमेरिका में हुए
मेरे मान सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में सूचना इकट्ठा की थी। तभी से इन्होंने मेरे अपहरण की योजना बनाई थी। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी गाड़ी की अर्थात सवारी पर चलने का इशारा किया। उस विचित्र यान को देखकर मैं चौंक पड़ा। मेरे विरोध करने या भागने की कोशिश करने से पहले 3 मजबूत लोगों ने मुझे पकड़कर यान में डाल दिया और यान तेजी से आसमान में उड़ गया। डर के कारण मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तब वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। उन्होंने मुझे एक विशेष किस्म का सूट पहनाया जो प्लास्टिक का था। उस सूट के पहनने का तरीका यह था कि मैं उस वातावरण में अनुकूल रह सकूं। अब चूँकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की उन्होंने मुझे अनुमति दी है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र है और इनके पास ऐसे यान हैं कि एक से दूसरे सौर मंडल तक आसानी से आते जाते हैं। वहाँ के लोग विज्ञान में बहुत तरक्की कर चुके हैं। यहाँ लोगों के रहने के घर है, कारखाने हैं, बाज़ार है, बस्तियाँ हैं, मोटर है, सभी कुछ हमसे बिल्कुल अलग है। इनके खुद के वैज्ञानिक उसूल अर्थात सिद्धांत है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे पास होने से वे मेरा आसानी से अपहरण कर सके। इन्हें कई सौर मंडल और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी ऊंचाई अर्थात चरम सीमा तक पहुँचा है। यहाँ के लोग अब मशीन हो गए। सारा काम यहाँ मशीनों से होता है और उसका परिणाम आदमी का महत्व कम हो गया है। इस ग्रह पर आदमी कम और मशीनें ज़्यादा है। यह कह सकते हैं कि लोग मशीनों के गुलाम बन गए हैं। ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों को ऐसा रोग हुआ है जिसमें शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर आदमी इस सड़न रोग से मर जाता है। इसका इलाज इन लोगों को पता नहीं, पर इस रोग के कारण वे मशीनें ही है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने सोचा मुझे यहाँ बुलाया जाए। ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उस जगह दूसरा अंग लगाया जाए। इसी वजह से मेरा अपहरण हुआ है। यहाँ बैठकर मैं पृथ्वी के बारे में सोच रहा हूँ कि पृथ्वी पर भी विज्ञान की उन्नति हुई है। उद्योगों के विकास ने मशीनों की संख्या बढ़ा दी है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। अगर यह ज़्यादा मात्रा में चलता रहा, पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि भविष्य की ओर इशारा करते हैं। यहाँ के लोग इस मुसीबत को झेल चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया। यदि इस पर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, अर्थात सब खत्म हो जाएगा और सिर्फ ऊंची इमारतें, बड़े कारखाने, चिमनियाँ और राक्षसों के आकार की मशीनें रह जाएंगी। यहाँ के लोग विज्ञान में आगे और चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह जाने का कारण है कि उनका शरीर बहुत मजबूत होता है। शरीर के ऊपर की चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस कारण उस पर हवा, पानी तथा मिट्टी का कोई असर नहीं होता। बचपन में चमड़ी नरम होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह होने की वजह से यहाँ का पानी और हवा है। यहाँ के लोग बीमार ही नहीं होते, इस कारण चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए इस लोगों ने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं और ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। इन पर सड़न रोग की जो मुसीबत आई है, इस रोग का मैंने अध्ययन किया है और इनके शरीर की बनावट का भी। पृथ्वी के चिकित्सा शास्त्रों को यहाँ लागू नहीं कर सकते। अब समस्या यह है कि इनके रोग के इलाज के लिए दवाएं बनानी है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक सामान बनवाना है। इसे मैं अकेले नहीं कर सकता, इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी मदद के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। पर यह बात मुझे मंजूर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग खुद सारी बातें सीख लें और अपना इलाज खुद करें, पर उसके लिए वे अभी तैयार नहीं है। मुझे ये लोग तभी छोड़ेंगे जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूँगा। अब ये लोग पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ ला रहे हैं, यह बात गुप्त रखी गई है।
अब मैं पृथ्वी पर सही सलामत इनकी इच्छा से ही आ सकता हूँ। इनसे विरोध नहीं करना ही उचित रहेगा। यह कहना भी कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। आप लोग घबराएं नहीं। मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। ऐसे मेरे आने का कोई निश्चित समय नहीं है। इस संदेश को सुनकर सब चकित रह गए। इतनी बड़ी बात पता चली थी आज के लिए और भविष्य के लिए भी।